पर एग्जाम सिर पे हो उस समय आपकी टेंशन को कम करने के लिए हमेशा तत्पर रहता हूँ। और इसी कड़ी के अंदर इंडियन इकोनॉमी जो आपके सिलेबस में है, सिर्फ 4 सेक्टर जो है आपके सिलेबस में है। हमेशा जब भी सेकंड ग्रेड का पेपर होता है, एग्रीकल्चर, सर्विस सेक्टर, इंडस्ट्री एंड फॉरेन ट्रेड, हर एक सेगमेंट से एक प्रश्न संभावित है। किसी में से 2 आए तो ये 5-6 क्वेश्चन आ सकते हैं, मैक्स टू मैक्स 5 से 7 क्वेश्चन आ सकते हैं। कैसे कैसे क्वेश्चन लास्ट ईयर पूछे गए थे, मैं यहाँ पर 100 से 150 क्वेश्चन लेके आया हूँ। यकीन मानिए 1-2 घंटे के अंदर आप अच्छा कर सकते हो इकोनॉमी को और लगभग 10+ नंबर ला सकते हो। आप यकीन नहीं करोगे कितने सिंपल से क्वेश्चन है, 1 घंटा पढ़ लिया तो भी आधे क्वेश्चन सही कर लोगे। पहला क्वेश्चन था लास्ट ईयर जो 7 तारीख को एसएसटी का पेपर हो, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि इको सर्वे जो है 24-25 के अनुसार 23-24 में भारत के साथ सबसे ज्यादा व्यापार जो करने वाला जो देश था वो कौन सा था? वो अमेरिका है। व्यापार घाटे की बात करें तो व्यापार घाटा जो है वह सर्वाधिक हमारा चीन के साथ होता है। चीनी बहुत होशियार होते हैं, हमें 90 रुपए का माल बेच देते हैं, हम उनको 10 रुपए का ही माल बेच पाते हैं। दिस इज कॉल्ड व्यापार घाटा या ट्रेड डेफिसिट। समझ रहे हो? सबसे ज्यादा व्यापार तो चीन अमेरिका के साथ करते हैं, लेकिन घाटा कहाँ उठाते हैं? चीन वालों के साथ। अगला प्रश्न, सर्वे 24-25, अभी जो मैं पढ़ूंगा वो 25-26 का सर्वे है, ठीक है? भारत का भारतीय आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वर्ष 2022 में विश्व के निर्यात, वर्ल्ड के जो एक्सपोर्ट में भारत की हिस्सेदारी कितनी है? विश्व का जितना भी निर्यात होता है उसमें भारत की हिस्सेदारी 2% थी लास्ट ईयर। तो अभी कितनी है वो आगे के क्वेश्चंस में देखेंगे। एक क्वेश्चन ये था कि राजस्थान राज्य सहकारी क्रय विक्रय संघ लिमिटेड ने जुलाई 2025 में राज्य की सहकारी समितियों के उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक पहुंच बनाने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड के साथ समझौता ज्ञापन हुआ है। 2 क्वेश्चन सिंपल थे, ये थोड़ा और गहराई से पढ़ोगे तो मिल जाएगा। वित्त वर्ष 2023 में भारत के अंदर जो भारत में सेवा सेक्टर के राज्यवार प्रदर्शन के विश्लेषण के आधार पर निम्न कथनों पर पढ़िए और कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन करें। इनमें दोनों ही कूट सही है, जिसमें सभी राज्यों में कुल सेवा सेक्टर में सकल राज्य मूल्यवर्धन में जो महाराष्ट्र का हिस्सा है वो टॉप पे था। हर एक पारी के अंदर ऐसे ही प्रश्न आते हैं। महाराष्ट्र कर्नाटक है ऐसे। अगले पेपर के अंदर सीक्वेंस पूछ लिया गया कौन से राज्यों का जोड़ा सही है सेवा सेक्टर में योगदान के मामले में। इस बार भी ऐसा प्रश्न आएगा, व्यापार किस देश के साथ हम सबसे ज्यादा करते हैं? कृषि क्षेत्र के अंदर किस किस सेक्टर का योगदान ज्यादा है? कौन से सब सेक्टर है जिनका योगदान है ना? ग्रोथ रेट क्या है? कुल खाद्यान्न उत्पादन कितना है? सेवा क्षेत्र में टॉप राज्य कौन से है? हिस्सेदारी कितनी है टोटल अर्थव्यवस्था के अंदर? इंडस्ट्री की कितनी है? सेवा क्षेत्र की कितनी है? विदेश व्यापार के अंदर हम कितना विदेश व्यापार किए? किस देश के साथ सबसे ज्यादा किए? ये 4 सेक्टर है। 4 में से अगर मैं 15-20 क्वेश्चन बताऊंगा मोस्ट इंपोर्टेंट, उनमें से मैं कहूं कि 6-7 क्वेश्चन में से 3-4 वहीं से मिल जाएंगे। और मैं बहुत खुश होता हूं कि ये यहाँ से सीधे सीधे क्वेश्चंस आते हैं इकोनॉमी वाले, इंडियन इकोनॉमी के। सभी राज्यों के कुल सेवा क्षेत्र के अंदर सकल राज्य मूल्यवर्धन में कर्नाटक, फिर महाराष्ट्र, फिर तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और गुजरात का सम्मिलित हिस्सा 50% से ज्यादा। ये इस बार भी सही है, जहाँ कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और गुजरात टॉप है सर्विस सेक्टर के अंदर। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर है सबसे पहले, इसके मैं 30-40 क्वेश्चंस करवा देता हूँ और जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे वो आपको सबसे पहले इंपोर्टेंट लगा के बता दूंगा। सभी विद्यार्थी अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना। अभी तो मैराथन होगी एसएसटी की, हिंदी लिटरेचर की, इंग्लिश लिटरेचर की। पूरे राजस्थान में कोई कोचिंग नहीं कराएगी इतने सारे सब्जेक्ट की, मैं कराऊंगा। रिजल्ट जब आता है तो हर कोई अपने टॉपर्स दिखा लेता है। एक ही टॉपर को 10-10 कोचिंग पर दिखाया जाता है। कोचिंग वालों को पता है कि बच्चों के अंदर बुद्धि कम होती है, आपको वो कम बुद्धि वाला मानते हैं कि हम टॉपर दिखाएंगे हमारे यहाँ एडमिशन ले लेंगे या ऑनलाइन 5-10-20 हजार का महंगा कोर्स ले लेंगे। लेकिन पढ़ाने के नाम पर आप भी समझते हैं। मैं तो ये कहता हूँ विद्यार्थी हित में हमेशा सही बात हो। तो यहाँ पर सीधी बात करेंगे कि निम्न में से कौन सी योजना कृषि उन्नति योजना, कृषक उन्नति योजना जो है, कृषि उन्नति योजना केवाई के अंतर्गत शामिल 8 उप योजनाएं हैं, उनमें शामिल नहीं है। 8 जो घटक है
उनमें प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना शामिल नहीं है। बाकी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन जिसे NFSNM कहते हैं, और दूसरा है उत्तर पूर्वी क्षेत्र के लिए मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट है, और डिजिटल कृषि मिशन। आइए देखते हैं इसको व्याख्या के साथ में, क्योंकि व्याख्या मैं थोड़ा सा बड़ी व्याख्या लाना चाहता था, और मैं लिखूंगा इतना टाइम है नहीं, इसलिए मैंने सारी व्याख्याएं टाइप करवा ली है ना। आप पढ़ लेना, PDF अभी टेलीग्राम में डाल दूंगा। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के नीचे ही दिया हुआ है, आप ज्वाइन कर लेना, PDF मिल जाएगी। उनकी उन्नति के लिए कृषक उन्नति योजना, कृषक उन्नति या कृषि उन्नति योजना शुरुआत 2005 के अंदर इसकी लॉन्चिंग होती है, और 2016-17 में इसे अम्ब्रेला प्रोजेक्ट के रूप में मतलब 16-17 में से अम्ब्रेला योजना मुख्य योजना में शामिल किया गया। नोडल मंत्रालय कृषि एवं किसान मंत्रालय है। नया ढांचा 24 से 26 के दौरान केंद्र सरकार ने सभी कृषि योजनाओं को मुख्य अम्ब्रेला पहलों में समेट लिया। इसको PMRKY सतत और टिकाऊ खेती के लिए योजना जो है, और कृषि उन्नति योजना जो है वो खाद्य सुरक्षा और कृषि आत्मनिर्भरता के लिए है। अब इसके अंदर जो है वो बजट वगैरह बताया गया है 44,000 करोड़। 8 उप योजनाएं कौन सी है वो आपसे यहाँ पर पूछी गई है, ध्यान दीजिएगा। 8 उप योजनाओं की अगर हम बात करें, अभी इसको खत्म करते हैं ना। ये जो सेगमेंट है, अगर किसी बच्चे ने इंडियन इकोनॉमी नहीं पढ़ी है सेकंड ग्रेड के लिए और 40% की चिंता कर रहा है, कर रही है, तो मैं बैठा हूँ, चिंता मत करो। अभी पॉलिटी और ज्योग्राफी की भी करूंगा, और राजस्थान जीके मदद से 12 घंटे मैराथन सर्च कर लेना। 2025-24 के सारे पेपर करवाए हुए हैं, पढ़ लेना। अभी भी रिवीजन कर सकते हो, एग्जाम हॉल तक रिवीजन करो। कहते हैं ना लोग हाथ पे हाथ रख के बैठ जाओ लास्ट टाइम में, नहीं भाई, लास्ट टाइम एकाग्रता बहुत जबरदस्त होती है, पढ़ो। 8 मिशन कौन से? एक MIDH है जो एकीकृत बागवानी के लिए, फल सब्जी के लिए, खाद्य सुरक्षा मिशन है, एक SMAE है कृषि विस्तार वाला, एक ISAM है कृषि विपणन वाला, डिजिटल कृषि वाला, और राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन है। राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन पाम ऑयल का है, एक तिलहन का है ना, पाम ऑयल का है और एक तिलहन का है, और एक MOVC DNER उत्तर पूर्व क्षेत्र के लिए। राजस्थान के अंदर हम बात करें तो केंद्र राज्य की भागीदारी इसके अंदर हम देखें तो 60-40 की है, केंद्र सरकार की 60 है, राज्य सरकार की 40 है। और तिलहन में लाभ जो है राजस्थान, पूछा जाएगा कि सरसों उत्पादन में हमारा कौन सा स्थान है? पहला स्थान है। हाँ, और पूरे साल आप लोग माइंड मैप ऐप के अंदर पढ़ ही रहे थे, चाहे सेकंड ग्रेड GK प्लस SST है, चाहे हिंदी लिटरेचर है, चाहे इंग्लिश लिटरेचर है, हर बार पढ़े। लास्ट टाइम में सबसे ज्यादा रिवीजन मैं ही करूंगा। पर एक EURO की भी भर्ती आने वाली है, सेकंड ग्रेड से फ्री होकर इसका भी कर सकते हैं, CET की भी कर सकते हैं। वित्त वर्ष 2024-25 के लिए भारत का अनुमानित खाद्यान्न उत्पादन कितना था? ये शानदार प्रश्न है, गजब का प्रश्न। खाद्यान्न उत्पादन 2024-25 के लिए भारत का खाद्यान्न उत्पादन कितना था? पिछला जो अनुमान बताया गया है कि खाद्यान्न उत्पादन लास्ट ईयर कितना था, ये 357 लाख मीट्रिक ये जो है 3577 लाख मीट्रिक टन है, जिसको हम कहेंगे कि लास्ट ईयर की तुलना में 2024-25 का 3500 है, तो ये लास्ट ईयर की तुलना में 250 मीट्रिक टन ज्यादा है, मिलियन टन ज्यादा है। इसका मतलब 250 कम कर लो तो वो 3200 के समथिंग होगा। तो 3577 इस लास्ट ईयर वाला जो वर्ष था उसके अनुसार हमारा खाद्यान्न उत्पादन इतना था। मानसून आया था अच्छा, इस वजह से मोटे अनाज खान, ये धान मक्का के अंदर ग्रोथ देखने को मिली। जो मोटा अनाज होता है ना, जैसे बाजरा, मक्का, रागी, कोदो, जैसे बाजरा, मक्का, रागी, कोदो, ज्वार, ये पोषक भी होते हैं और राजस्थान इसमें टॉप पे है बाजरा वगैरह के अंदर, तो ये श्री अन्न कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? श्री अन्न कहते हैं। अगला देखो, 2016 से 25 के दौरान कृषि और संबद्ध सेक्टर की दशकीय वार्षिक वृद्धि दर कितनी थी? पिछले 10 साल में एग्रीकल्चर फील्ड के अंदर कह रहा है कि कृषि और संबद्ध सेक्टर की ग्रोथ रेट है वो क्या रही? पिछले 10 साल में कृषि और संबद्ध सेक्टर की ग्रोथ रेट है वो 4.45 रही है 10 सालों के अंदर। दशकीय रिकॉर्ड की अगर बात करें तो वर्ष 2016 से 25 के दौरान जो वृद्धि दर है वो 4.45% रही है, जो सर्वाधिक है लास्ट पिछले दशकों की तुलना में। 5 वर्ष का जो औसत है पिछले 5 सालों के दौरान है, स्थिर मूल्यों पर जो है, स्थिर मूल्यों पर अगर आपसे पूछे तो कृषि और संबद्ध सेक्टर की वृद्धि, एक स्थिर मूल्य होता है, एक प्रचलित मूल्य होता है, दोनों पर जो वृद्धि है और स्थिर मूल्य पर जो बताई गई है 4.4 है, और ताजा तिमाही के अनुसार यानी 25 से 20 की तिमाही मतलब 3 महीने उनमें 3.5% है। तो ये याद रखना, स्थिर कीमत वाला भी याद रखना, और दशक की वृद्धि दर 4.45 रही है 10 सालों की, वो भी याद रखना। ये अच्छा प्रश्न है। आगे देखिएगा,
कृषि और उनके उपक्षेत्र है, एग्रीकल्चर फील्ड और उसके सब सेक्टर का सकल मूल्यवर्धन के अंदर टोटल जितना भी उत्पादन है उन सबको सकल मूल्यवर्धन कहते हैं। उसके अंदर हिस्सेदारी के हिसाब से पहला फसल का योगदान वो बहुत ज्यादा रहा है, फसल पहले नंबर पर रही है, तो ये आपको इसको याद रखना है। एग्रीकल्चर सेक्टर के सब सेक्टर कौन से हैं सर, अगर पूछे परीक्षा में? फसल, पशुधन, मछली पालन और वन, ये एग्रीकल्चर के सब सेक्टर हैं। फसल का सबसे ज्यादा रहा है, ए में 4 आएगा और बी में 3 आएगा, सेकंड नंबर पे पशुधन रहा है, तो बी में 3 यहाँ पर है, बाकी कहीं नहीं है, ये सही हो गया। पहले नंबर पर फसलें हैं 50% से ज्यादा और सेकंड नंबर पर जो है वो पशुधन है, ये 30% के लगभग है, ठीक है। ये क्वेश्चन 100% छपेगा, मैं इसको वेरी मोस्ट लिख देता हूं, आप इसको रख लेना। ये एग्रीकल्चर सेक्टर के सब सेक्टर कौन-कौन से हैं जिनका अर्थव्यवस्था के अंदर क्या योगदान है? 54% 30%। फिर आता है आपका सी में 2, मछली है वो 7.6 और वानिकी है वो 7.9 है, तो वानिकी ज्यादा है, मछली है वो आपके चौथे नंबर पे आती है। मछली इतना नहीं है, ज्यादा है, वानिकी ज्यादा है, मतलब मछली का योगदान 7.9, वानिकी तीसरे नंबर पर हो जाएगा। तो इनको आप याद रखें, मछली सबसे लास्ट में। सर्वे 25-26 और बजट क्या होगा 26-27, तो लेटेस्ट ही पढ़ा रहा हूं आप लोगों को, याद रखिएगा। सर्वे के अनुसार स्थिर कीमत पर कृषि क्षेत्र की क्षेत्रवार वृद्धि दर क्रमशः 24-25 और 25-26 के लिए क्या है? एग्रीकल्चर सेक्टर की ग्रोथ रेट 2024-25 और 25-26 में क्या है? ये आपसे पूछ रहा है कि 24-25 में 4.6 थी और 25-26 में 3.1 है। 3.1 है 25-26 के लिए अभी, और लास्ट ईयर है वो 4.6 है, मतलब पिछले साल की तुलना में कम है। 26 के लिए अभी, और लास्ट ईयर है वो 4.6 है, मतलब पिछले साल की तुलना में कम है। अभी अनुमानित है 25-26 वाला पूरा कंप्लीट होगा तब अगले साल हम कहेंगे कि जब नया वर्ष लगेगा 1 अप्रैल से तब बात करेंगे कितना हुआ उसके अंदर। अनुमानित 3.1 है, बाकी लास्ट ईयर वाला जो 24-25 का देखोगे 4.6% की दर से हमारी एग्रीकल्चर ने गति की है, ठीक है। और तारीख तक कितना प्रतिशत लोग जो खेती में लगे हुए हैं 46%, आधी आबादी लगभग। राष्ट्रीय आय में एग्रीकल्चर का जो हिस्सा है वो कितना है सर? देखो 5वां या 20%। टोटल जो इनकम होती है जो हमारी जीडीपी के अंदर वो 5%, 1/20, मतलब 20 पैसा या 1/5 कहेंगे इसको। जीवीए के अंदर जो समग्र अर्थव्यवस्था में जीवीए के अंदर लगभग देखो जीडीपी अलग है, जीवीए अलग है, तो जीडीपी के अंदर तो हम बात करेंगे अर्थव्यवस्था की, यहाँ पर राष्ट्रीय आय में 5 पैसा है और जीवीए के अंदर सकल मूल्यवर्धन में 17 से 18%, दोनों अलग बातें हैं, इनको याद रखिएगा, ठीक है। बहुत सिंपल सा डाटा है, बार-बार पढ़ लेना, पीडीएफ 2 बार रिवाइज करना, याद हो जाएगा। क्वेश्चन सेट आपसे पूछ रहा है कि इसकी जो है दर क्या है, स्थान कौन सा है, दूध उत्पादन में, बागवानी, मसाले और जो है सूखे प्याज उत्पादन के अंदर जो है हमारा क्या योगदान है, सबसे बड़े निर्यातक के रूप में क्या कैसा योगदान है पूरे वर्ल्ड के अंदर पूछा गया है। दूध के अंदर हम कहें तो विश्व के अंदर हमारा पहला स्थान है, वो भी हम पूरे विश्व का 25% दूध उत्पादन करते हैं, और उत्तर प्रदेश का पहला नंबर है और राजस्थान का सेकंड नंबर पर है, और राजस्थान में पर डे 10 करोड़ लीटर दूध का उत्पादन होता है पर डे। ये दूध नहीं की ढूंढे मारो पानी जावे, पानी ढूंढे मारो जीव बढ़ जाए, तो कहने का मतलब ये हमारे पास दूध नहीं खूब है, पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा है। वो बात अलग है कि हम लोग खाते नहीं कम, है ना, सीधी सी बात है। 25% मिल्क है वो पूरे वर्ल्ड का हमारे यहाँ होता है। बागवानी के अंदर देखोगे बी में 4 है, बागवानी में सेकंड स्थान है चाइना के बाद में, खेती बागवानी में जो फल सब्जी वगैरह। मसाले के अंदर हम पहले नंबर पर हैं, और ये सूखे प्याज के अंदर हमारे स्थान पहला आता है, आम जो है मिलेट्स के साथ, आम पपीता मिलेट के साथ पहला नंबर आता है, तो ये याद रखें दूध में पहला है 25%। अब दूध उत्पादन में वैश्विक हिस्सेदारी 25% है, दालों के अंदर भी वैश्विक हिस्सेदारी 25% है, दालों के अंदर भी वैश्विक हिस्सेदारी 25% है, मसाले में हम पहले नंबर पे 25% के साथ, इसमें भी हम 25% का उत्पादन करते हैं, और चावल और गेहूं के उत्पादन में भारत है वो चीन के साथ में टॉप पे बना हुआ है। और इसमें भी राज्यवार की बात करें यूपी फर्स्ट है, राजस्थान का स्थान लेटेस्ट अगर बात करें तो सेकंड है किसके अंदर, मिल्क के अंदर। उत्तर प्रदेश में 25 करोड़ से ज्यादा लोग हैं, राजस्थान में 8 करोड़ लोग हैं, फिर भी दूध उत्पादन देखो उत्तर प्रदेश का 15 साढ़े 15 के लगभग है, पूरे इंडिया का 15 साढ़े 15% और राजस्थान का 14.8%। उत्तर प्रदेश के जस्ट पीछे खड़े हैं हम, तो धन्य है राजस्थान वासी जितना दूध उत्पादन करते हैं। जैसे याद करते पीछे वाला सूखा साफ हो जाता है। सबका होता है, किसका नहीं होता है? मल्टीपल टाइम रिवीजन एमटीआर की दवाई नहीं ली होगी शायद तुमने, क्या होती है सर? हर रोज कोड की पीडीएफ को पढ़ लेना 15 मिनट में, भगवान याद होगा। क्या बात करते हो सर? यस, आपका दिमाग ब्रह्मांड की ताकत से भी बड़ा है, हजारों ब्रह्मांड समझ आए आपके दिमाग में। क्या बात कर रहे हो सर, अभी तक इतना पता ही नहीं था। पता रखो भाई, बहुत ताकतवर तुम लोग। चिल्ला चिल्ला के मेरे तो गले में हो गई किच-किच। शुरू करते हैं, आगे आ जाओ। अभी दोबारा करते हैं कि मैराथन और लेनी मुझे एसएसटी की, है ना? देखो फसलें हैं और भारत की स्थिति है, जूट, दलहन, चावल, गेहूं और गन्ना, चीनी, आलू वगैरह इनके अंदर हमारी जो हिस्सेदारी है वो कितनी क्या है वो देखिएगा। पहला देखिए ए जूट उत्पादन के अंदर हमारा स्थान पहला स्थान है, और बी यानी दलहन पल्सेस के अंदर हमारा जो हिस्सा है वो भी पहला, दालों में भी पहला है, और फिर सी यानी चावल और गेहूं के अंदर हम चावल और गेहूं के अंदर चीन पहला है, सेकंड है, और कई बार समकक्ष भी बताया जाता है, सी के सामने 2 है, और डी यानी कि आपका एक आएगा गन्ना में सेकंड स्थान है, तो इस दोनों में सेकंड स्थान है सी और डी के अंदर। जूट में पहला है, दलहन में भी पहला है, तो ये आप लोग पीडीएफ क्या क्या पढ़ लेना। हॉर्टिकल्चर यानी कि बागवानी,
बागवानी यानी कि हॉर्टिकल्चर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और आपको बताना है कि बागवानी के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन है वो आपका सही है। देखो बागवानी जो क्षेत्र है वो सकल मूल्य वर्धन के अंदर 33% का हिस्सा रखता है। बागवानी जो सकल मूल्य वर्धन में सही है 33% हिस्सा रखता है। भारत में बागवानी उत्पादन 13-14 में 280 मीट्रिक टन था और ये 25 तक आते आते 367 मीट्रिक टन हो गया। ये भी सही है, इसमें बागवानी उत्पादन 33 मीट्रिक टन है। बागवानी उत्पादन में भारत विश्व स्तर पर दूसरा स्थान रखता है, ये भी कथन सही है। पहला स्थान चाइना का। बागवानी में 40% तक अभी पास करा था तुम लोग। वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी और इंडियन पॉलिटी ये मैराथन लूंगा अभी। एसएसटी की भी 12 घंटे मैराथन लूंगा, इनको पढ़ लेना। केवल मोटिवेशन से सिलेक्शन होता तो मैं बड़े-बड़े मोटिवेशन डायलॉग दे देता, लेकिन हकीकत बताऊं तो मोटिवेशन लास्ट टाइम में जितने भी मिलते हो आप YouTube टेलीग्राम जगह छोड़ दीजिए, पढ़िए इससे प्रश्न आएंगे, मोटिवेशन से प्रश्न नहीं आता। कई बार मोटिवेट होता है, क्यों होते हो? एग्जाम नजदीक है, पढ़ो, अभी भी हो जाएगा। एक महीने में पढ़िए, आप अगले 2-4-5 दिन में कर दोगे। 2024-25 में कुल अंगूर उत्पादन के अंदर हमारा जो सर्वाधिक जो 67% का योगदान है वो महाराष्ट्र का था। 24-25 लास्ट की बात हुई, लास्ट ईयर के अंदर जो 25-26 की आर्थिक समीक्षा में कहा गया है महाराष्ट्र है वो अंगूर उत्पादन में पहले नंबर पर है और कर्नाटक है वो सेकंड नंबर पर है। केला उत्पादन में भी महाराष्ट्र, केला उत्पादन में भी महाराष्ट्र है, अंगूर में भी महाराष्ट्र है, आर्थिक समीक्षा में भी महाराष्ट्र, केला उत्पादन में भी महाराष्ट्र है, अंगूर में भी महाराष्ट्र है। आर्थिक समीक्षा के अनुसार भारत में कुल फल, सब्जी और प्याज उत्पादन का सही क्रम क्या है? मीट्रिक टन के अंदर प्याज, सब्जी और फल उत्पादन के अंदर हमारा जो स्थान है हम देखें, सब्जियां पहले नंबर पे होती है, फिर आते हैं फलों का स्थान आता है और फिर प्याज का स्थान आता है तीसरे नंबर पर। सब्जी 200 मीट्रिक टन रही है, फल 100 मीट्रिक टन रहा है, प्याज 30 मीट्रिक टन रहा है। फल सेकंड नंबर पे, सब्जी तरकारी ज्यादा चाहिए सर। दिमाग में बिठाओ, रटो मत, माइंड मैप पढ़ो दिमाग में, पिक्टोग्राफिक मेमोरी के साथ में अपने आप याद होगा। आगे देखो कि भारत के कुल दूध उत्पादन में 14.82% की हिस्सेदारी के साथ राजस्थान देश में दूसरा स्थान है और पहला स्थान आपके उत्तर प्रदेश का आता है जो 15.66% योगदान के साथ यूपी पहले नंबर पर है और राजस्थान है वो लगभग 15% के योगदान के साथ सेकंड नंबर पर है। राजस्थान की जनसंख्या 5 करोड़ है, यूपी की 25 करोड़ प्लस है। एमपी देखो 9% है, एमपी थर्ड नंबर पे, याद रखना। जो फ्लावर रिवोल्यूशन है उसके संदर्भ में भारत का कुल पुष्प उत्पादन कितना रहा है? फ्लावर रिवोल्यूशन के अंदर भारत का कुल 24-25 के अनुसार जो फूल उत्पादन का कितना रहा है? 3.53 मीट्रिक टन। फूल बड़े हल्के होते हैं तो 3 मीट्रिक टन के बहुत ज्यादा है, 3 मीट्रिक टन के बहुत ज्यादा है। अच्छा चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई, गुरुदक्षिणा चाहिए कि नहीं चाहिए? हां सर आशीर्वाद चाहिए सेकंड ग्रेड एग्जाम के लिए, सबके 40% बढ़े। मैं तो यही शुभकामना, इतना सरल रहता है क्यों? पूरा साल माइंड में पढ़ो, लास्ट में रिवीजन करो, बनने पड़ेंगे, सीटें खाली नहीं जाएगी, आपका सिलेक्शन होगा। तो कर दो, आपका चैनल है उसको सब्सक्राइब करके रखो, अभी और क्लास आएगी अगले 7 दिन के अंदर। नहीं गुरुजी क्या पता अंगूठा किस जाए तो, अरे भाई तुम्हारे भले के लिए कह रहा हूं। पुष्प जो है वो 100% निर्यात नीति वाला क्षेत्र है जहां हमें अधिकतर निर्यात करना होता है। 2024-25 में कुल पुष्प उत्पादन 3.5 मीट्रिक टन रहा है। चीन पहला है इसके अंदर, है ना? चाइना का स्थान इसमें प्रथम है, भारत का सेकंड है। भारत में भी तमिलनाडु टॉप पे रहा है। गुरुजी माइंड मैप बना देते हैं, बना दो भाई। तमिलनाडु टॉप पे रहा है नंबर 1, नंबर 2 एमपी, नंबर 3 कर्नाटक। मैप बना लिया करो, चीजें आसानी से याद रहती है ना? आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, अगला प्रश्न बताओ। वित्त वर्ष 2025 में भारत का कुल कृषि निर्यात, वाह बहुत प्यारा क्वेश्चन, जबरदस्त क्वेश्चन, लव इट, बहुत गजब का प्रश्न है, शानदार प्रश्न है। 51.2 अरब डॉलर रहा है हमारा कुल कृषि निर्यात, एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट, जितना भी खेती के उत्पाद है वो 51 अरब डॉलर रहे हैं। और क्या हुआ गुरुजी? अरे देखो देश आ गए, कौन से देश सर? अरे भाई देखो अमेरिका, अमेरिका पहले नंबर पर है खेती निर्यात के अंदर। नीदरलैंड जो यूरोपीय कंट्री है, हॉलैंड जिसे हम कहते हैं, वो सेकंड नंबर पर है। संयुक्त अरब अमीरात ये थर्ड नंबर पर है। यूनाइटेड किंगडम, इंग्लैंड वगैरह, वेल्स वगैरह फोर्थ नंबर पर। फिर नॉर्थ अमेरिकन कंट्री कनाडा है, फिर ऑस्ट्रेलिया आता है। आपसे पूछेंगे प्रश्न, खेती के निर्यात सबसे ज्यादा कहां भेजा जाता है? पता नहीं सर, पड़ोस की मंडी में भेजा जाता है। अरे नहीं, हम बात कर रहे हैं अमेरिका की। सबसे ज्यादा अमेरिका हमारे खेती उत्पाद मंगाता है, फिर नीदरलैंड है, फिर यूएई है। जरूर पूछा जाएगा बढ़ते हुए क्रम में, ये बढ़ता हुआ क्रम है, अमेरिका टॉप पे आएगा, है ना? मतलब बढ़ते हुए क्रम में ऐसा आएगा कि आरोही क्रम। अगर पूछे ये हो गया आरोही क्रम, आरोही क्रम में कनाडा सबसे पहले आएगा। अब पूछे तुम लोगों से अवरोही क्रम, अब बच्चों को पता ही नहीं कि अवरोही क्या होता है, अवरोही क्या होता है। तो यहाँ पर आप लोग ये है अवरोही क्रम, कई सारे बच्चों को पता नहीं है, रट के चले जाएंगे, लेकिन प्रेजेंट जो प्रेजेंट करना भी जाना चाहिए। अवरोही क्रम रहेगा तो अमेरिका पहला है, नीदरलैंड सेकंड है। अवरोही मतलब घटता हुआ क्रम, घटते हुए क्रम का मतलब सबसे टॉप पे कौन बैठा है? अमेरिका जाके बैठा है। दूसरे नंबर पे कौन है सर? नीदरलैंड है। तो ये घट रहा है क्रम, अव मतलब घटना, अमेरिका पहला, नीदरलैंड सेकंड। अवरोही क्रम, आरोही क्रम, बढ़ता हुआ क्रम, कम से ज्यादा की ओर, ज्यादा से कम की ओर। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि एक बार अगर ये स्थिति क्लियर हो गई तो आगे सर्विस सेक्टर, इंडस्ट्री जो कोई भी हो उनमें आप ऐसा प्रश्न गलत नहीं करोगे, ठीक है? बढ़ता क्रम, ये याद कर लेना भाई। $51 बिलियन कितना रहा? $51 बिलियन, $51 अरब डॉलर रहा।
नमस्ते नमस्ते, गुड आफ्टरनून, सबको गुड आफ्टरनून। बहुत बढ़िया पेपर होगा मेरे लाडलों का, बहुत बढ़िया पेपर होगा। खेती और संबंध सेक्टर में राज्यवार प्रदर्शन जो है, खेती के अंदर जो राज्यवार परफॉर्मेंस है, ये भी गजब का प्रश्न है। देश तुमने रख ली, हाँ सर रख ली। तो अब आ जाओ रख लो कि सबसे पहले तो कह रहा है 3 राज्यों का घटता हुआ क्रम। घटता हुआ क्रम का मतलब कह रहा है कि अवरोही क्रम। अवरोही क्रम कहो या घटता हुआ क्रम कहो, एक ही बात है। आंध्र प्रदेश टॉप पे आएगा, फिर मध्य प्रदेश सेकंड नंबर पे आएगा और फिर तमिलनाडु आएगा। इसका मतलब है कि मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश इज ग्रेटर देन मध्य प्रदेश। ये मैथ में यूज होता है, ग्रेटर देन बोलते हैं इसको, रादर देन बोलते हैं। तो घटता हुआ क्रम आंध्र प्रदेश ज्यादा है, मध्य प्रदेश में घट गया, तमिलनाडु और घट गया। घटते घटते घट गया, सब कुछ घट गया। तो गुरुजी मैप बना दो। हां जी आ जाओ, मैप में देखिएगा, इसमें भी आंध्र प्रदेश यहां पर आएगा, एमपी यहां आएगा, तमिलनाडु पहला है। आंध्र प्रदेश ऊपर है, तमिलनाडु नीचे है और मध्य प्रदेश यहाँ देखिएगा। आंध्र प्रदेश 1 नंबर, 2 नंबर पे मध्य प्रदेश, 3 नंबर पे तमिलनाडु। तो माइंड में पढ़ो चीजें, खेती और उसके उप सेक्टरों का जो है राज्यवार वार्षिक वृद्धि क्या रही है, इसमें सबसे ज्यादा ग्रोथ देखने को मिली। आंध्र प्रदेश में ज्यादा ग्रोथ है, सबसे ज्यादा। देखो आंध्र प्रदेश में जो ग्रोथ है खेती और उसके सेक्टर की, वो 8.8% सबसे ज्यादा रही। दालों में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के उद्देश्य से केंद्र सरकार द्वारा आत्मनिर्भरता के लिए मिशन की शुरुआत दलहन के अंदर, दाल मतलब दलहन फील्ड इसको बोलेंगे। कह रहे हैं कि दलहन के अंदर आत्मनिर्भरता के उद्देश्य से, ये भी इकोनॉमिक सर्वे के अंदर लिखा गया है। तो 1 अक्टूबर 2025 को हमने आत्मनिर्भरता के लिए जो एक मिशन की शुरुआत लास्ट ईयर की थी 1 अक्टूबर 2025 को, वर्ष 2014-15 से बढ़कर 24-25 के बीच लास्ट एक दशक में भारत में ऑयल सीड यानी कि तिलहन के क्षेत्रफल और उत्पादन। देखो तिलहन का एक तो पूछ रहा है एरिया और एक तिलहन का टोटल प्रोडक्शन कितने परसेंट की ग्रोथ देखने को मिली। टोटल उत्पादन नहीं पूछा, या ग्रोथ कितनी है वो आपसे पूछिए। तो ये तो आपका 18% का तो क्षेत्रफल में वृद्धि हुई है और उत्पादन है वो 50% से भी ज्यादा बढ़ा है। उत्पादन ज्यादा बढ़ा है 50% और क्षेत्रफल कम बढ़ा है। तो बुआई का क्षेत्रफल 18% से बढ़ा है और उत्पादन है वो 55% की ग्रोथ हुई है तिलहन के अंदर। तो से लेकर 24-25 5-6 सालों के अंदर खेती के निर्यात यानी एग्रीकल्चर निर्यात में कितने प्रतिशत की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर, जिसे CAGR कहा जाता है, ये CAGR है वो 8.2% की चक्रवृद्धि वृद्धि दर रही है कृषि के निर्यात के अंदर पिछले 5 सालों के दौरान। CAGR 8.2% रहा है चक्रवृद्धि दर से। फसल और कौन सा स्टेट टॉप पे है, ये प्रश्न पूछा जाएगा। गजब का प्रश्न है, मोटा अनाज सबसे पहले पूछेंगे आपको। तो स्टेट टॉप पे है, ये प्रश्न पूछा जाएगा। गजब का प्रश्न है, मोटा अनाज सबसे पहले पूछेंगे आपको। तो अना आरपीएससी कितने पेपर देख लेके तो डर लगता है कई बार इतने क्वेश्चन मिला देता हूं बैच के अंदर जब पढ़ाते हैं साल भर। आरपीएससी के कटिंग पेपर में 50% यूट्यूब से और ऐप की क्लासों से 80 से ज्यादा परसेंट यानी कट ऑफ से भी ज्यादा हूबहू। ठीक है, अब यूट्यूब से तो मिलता ही है 50-60% तो मिल जाएगा, लेकिन ऐप पर पढ़ोगे साथ तो आपको 80% की गारंटी मेरी है। तो मुझे कई बार डर लगता है इतने क्वेश्चन कैसे मिलाते हो, कोई ऐसा पीछे न पड़ जाए मेरे। ठीक है, आगे देखो। पहला देखिएगा, मोटे अनाज के अंदर पहला स्थान रहा है। मोटे अनाज के अंदर राजस्थान का उत्पादन के अंदर पहला स्थान रहा है। मोटे अनाज के अंदर पहला स्थान रहा है। कुल तिलहन के उत्पादन के अंदर, कुल तिलहन के उत्पादन के अंदर है वो भी आपका पहला स्थान रहा है। मोटा अनाज लगभग 15%, तिलहन है वो भी लगभग आपका 21.5% है और बी ऑप्शन हो गया ये बी के अंदर। मूंगफली उत्पादन में हमारा दूसरा स्थान रहा है और डी यानी दलहन उत्पादन में तीसरा स्थान रहा है। तो मोटे अनाज में भी पहला है, यानी कि मोटे अनाज में पहला है और तिलहन में भी पहला है। सरसों वगैरह आपसे पूछ लेवे तो पहला स्थान है और सरसों वाला भी पूछा गया था प्रश्न। सरसों वाला प्रश्न भी पूछा गया था। ठीक है, मोटे अनाज राजस्थान पहले नंबर पर, देश में हिस्सेदारी वो लगभग 14% है। मोटा अनाज हो गया, तिलहन हो गया। मूंगफली उत्पादन में देश में सेकंड है, गुजरात पहले नंबर पर है मूंगफली उत्पादन के अंदर और राजस्थान की हिस्सेदारी है जो है वो 17% है। दलहन के अंदर 15% हिस्सेदारी है। दलहन में पहला स्थान है वो मध्य प्रदेश है, सेकंड महाराष्ट्र, तीसरा स्थान है वो दाल के अंदर राजस्थान का है। तिलहन और वाणिज्यिक फसलों तथा देश के शीर्ष उत्पादक राज्यों को सम्मिलित करना है। कौन सा किसमें हम टॉप पे आता है? इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, शानदार वाला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। ए रैपसीड या सरसों के उत्पादन, ये प्रश्न आरपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन है। थानेदार के पेपर में पूछा गया था, वेरी इंपॉर्टेंट। सरसों उत्पादन में राजस्थान टॉप पे है। ए के सामने क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। बी के सामने कपास उत्पादन में महाराष्ट्र टॉप पे हो जाएगा। हालांकि गुजरात है, लेकिन यहाँ पर गुजरात दिया हुआ नहीं है, इसलिए हम गुजरात की जगह क्या करेंगे? महाराष्ट्र करेंगे। काली मिट्टी वहीं पे होती है। बी के सामने 1 है, 4 ए के सामने 4 है। सी यानी जूट उत्पादन में हमारा जो है पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल पहले नंबर पर आ गया। और गन्ना उत्पादन में आपको पता है उत्तर प्रदेश में शुगर केन मिल वगैरह ज्यादा है, गन्ना उत्पादन उत्तर प्रदेश पहला हो गया। रैपसीड वाला और सरसों वाला याद रखना, राजस्थान टॉप पे है। मोस्ट इंपोर्टेंट, वेरी वेरी इंपोर्टेंट, वेरी इंपोर्टेंट। आगे आ जाओ। एक बच्चे लगातार कुछ कमेंट कर रहे हैं कि क्या होता है, इसका क्या डाउट अगर है तो मुझे क्लास के तुरंत बाद आप व्हाट्सएप कर देना 8955982723। आपके कोई स्टडी रिगार्डिंग समस्या भी हो तो व्हाट्सएप किया कॉल मेरे वैसे लगेगा नहीं। बहुत सारे बच्चे दिन भर में मैसेज करते लगभग 900 से 1000, तो आप भी व्हाट्सएप करके छोड़ देना कोई डाउट है तो। ठीक है, कोई सरसों वाला कुछ पूछ रहा था बच्चा, मैसेज ऊपर चले गए। ओके, बहुत बढ़िया। ठीक है, चलो। हां ये बहुत है सर, अरे ये बहुत है, मोर देन एनफ है।
रैप सीट के अंदर जो है राजस्थान देश में 42% की हिस्सेदारी के साथ पहले नंबर पर कपास उत्पादन में जो है पहला स्थान यहाँ पर कपास उत्पादन महाराष्ट्र बताया, गुजरात भी बताया गया है, लेकिन हम कहें कि वर्तमान आर्थिक समीक्षा के अनुसार हम कहें तो गुजरात पहले नंबर पर है। बाकी ये आप पढ़ लेना। बच्चे का कमेंट आया सर ये पर्याप्त है क्या? मैं आपको एक चीज बताता हूँ, इंडियन इकोनॉमी के अंदर अगर 6 क्वेश्चन पूछे गए तो 5 में मिला दूंगा, 5 पूछे गए तो 4 मेरी इस क्लास से आ जाएंगे। लास्ट ईयर भी मैंने पढ़ाया था और उस 100 क्वेश्चन में से सारे क्वेश्चन आ गए थे, क्योंकि 4 सेक्टर है, 4 सेक्टर में क्या ही पूछ लेना। ग्रोथ रेट पूछना, एग्रीकल्चर का, सर्विस सेक्टर का, उद्योग का अर्थव्यवस्था में कितना हिस्सा है, किस देश के साथ कितना व्यापार करते हैं, ऐसे ऐसे प्रश्न आए तो लड़े नहीं। अब जब खाद्यान्न फसल है और वहां पर राज्य दिए गए, फसल और राज्य आपके यहाँ पर मैच करने हैं, जहां पर चावल गेहूं वगैरह दिए गए हैं, मक्का वगैरह, चावल गेहूं मक्का वगैरह। तो चावल के अंदर अगर हम देखें तो पहले नंबर पे कौन होगा, ये आपसे पूछ रहा है। चावल के अंदर है पहला स्थान है उत्तर प्रदेश का है, दूसरा तेलंगाना का है, एक के सामने दो आएगा तो दो ऑप्शन अपने आप कट गए। फिर है बी यानी कि गेहूं उत्पादन में यूपी फर्स्ट पे आया है, तो यहाँ पे 4 है। हाँ, बी के सामने 4 आ गए, ये ऑप्शन सही हो गया। बी के सामने 4 है, गेहूं उत्पादन में उत्तर प्रदेश फर्स्ट है, महाराष्ट्र सेकंड है। मक्का उत्पादन के अंदर मध्य प्रदेश पहले नंबर पे आएगा, ठीक है, मक्का उत्पादन में मध्य प्रदेश पहले नंबर पे, भूटान के अंदर राजस्थान पहले नंबर पे आएगा। ए ऑप्शन इस राइट है। तुम लोग इस क्लास में तो वेट कर रहे थे, है ना? चावल उत्पादन के अंदर देश में पहला स्थान उत्तर प्रदेश का है, गेहूं उत्पादन में यूपी फर्स्ट है, एमपी सेकंड है, मक्का उत्पादन में एमपी फर्स्ट है, कर्नाटक सेकंड है। मोटा अनाज के अंदर ये वेरी इंपॉर्टेंट, राजस्थान की हिस्सेदारी मोटे अनाज के अंदर कितनी है? वो 14.78% है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। दूसरा कर्नाटक है, तीसरा मध्य प्रदेश है। इस क्लास में तो वेट कर रहे थे कि सर ये क्लास कब होगी, इंडियन इकोनॉमी हमेशा करता हूं। आगे जो कृषि और समझ सेक्टर के अंदर कृषि क्षेत्र में पशुपालन का देखो ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है कि एग्रीकल्चर सेक्टर और उसके सब सेक्टर का योगदान में पशुपालन का हिस्सा हमने अभी देखा 30% के लगभग, तो यहाँ पशुपालन का हिस्सा है वो कितना हो जाएगा? 30% हो जाएगा, 30.33। और फसल वाला देखो तो 54% कर देना। पशुपालन सेक्टर का जीवीए के अंदर जो है सकल मूल्य वर्धन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? अब पशुपालन सेक्टर के सकल मूल्य वर्धन के अंदर पशुपालन सेक्टर का जो सकल मूल्य वर्धन है उसके अंदर 195% की वृद्धि देखने को मिली है। वित्त वर्ष 24-25 के आंकड़ों के अनुसार भारत का कुल दूध उत्पादन कितना दर्ज किया गया? विश्व में इसकी रैंक क्या है? विश्व में हमारी रैंक फर्स्ट है, तो बी और सी में से कोई एक ऑप्शन होगा, बाकी दो तो तुमने एलिमिनेट कर दिए हैं। तो ऐसे प्रश्न को आपको छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि 50-50% का जब मामला हो तो आप उसको सही करके आओगे। सी ऑप्शन इसमें सही है, लगभग 250 मिलियन टन है और ये पहली रैंक के साथ में, ठीक है। वित्त वर्ष 24-25 में भारत में कुल अंडा उत्पादन 149 बिलियन रहा है। 149 बिलियन अंडे नहीं, 149 अरब अंडे जो है इसके अंदर अंडे की टोकरी अलग अलग देश की कैटेगरी अलग अलग है। तो उसके अंदर कहा गया है कि अंडा उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा? अग्रणी आंध्र प्रदेश है, राजस्थान में पूछे तो अजमेर है। अंडा उत्पादन के बारे में जो है आंध्र प्रदेश अग्रणी है, इसके बाद तमिलनाडु साउथ में ज्यादा सेवन करते हैं इसका। कृषि क्षेत्र और उनकी दशकीय वृद्धि दर, एग्रीकल्चर फील्ड और उनकी पिछले 10 साल की जो ग्रोथ है वो आपसे पूछी गई है, तो बताइएगा। कुल कृषि क्षेत्र पशुपालन, जल कृषि यानी कि जिसे एक्वाकल्चर कहते हैं, फिशरीज मछली और फसल, पिछले 10 साल में कृषि और उसके संबंधित सेक्टरों की जो है दर क्या रही, वृद्धि दर वगैरह वो पूछी गई है, तो बताइएगा। पिछले 10 साल के अंदर कुल कृषि की ग्रोथ रेट है 4.45% रही है। ये तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पिछले 10 साल में कृषि की वृद्धि दर 4.45% रही है। एक के सामने 3 आएगा। बी यानी पशुपालन की 10 साल में जो ग्रोथ हुई है वो पशुपालन 3.5% की ग्रोथ के साथ बढ़ा है। जल कृषि है वो आपका 8%, यानी सर्वाधिक ग्रोथ अगर किसी में हुई है तो वो जल कृषि के अंदर हुई है। रिसेंटली एक्वाकल्चर ज्यादा ही बढ़ा है, सर्वाधिक ग्रोथ रेट जो है जल कृषि की रही है और वो आपका कितना रही है? 8.8 रही है। और फसल की बात करें तो फसल की जो बात है वो आपका ए के सामने क्या किया था? 3 किया था। बी के सामने 1 रहेगा, बी के सामने 1 करिएगा, है ना? बी के सामने 1 करिएगा, बी के सामने 1 करिएगा। इसमें ये ऑप्शन सही है। ए के सामने 3 है, कृषि क्षेत्र 4.4 है, बिल्कुल सही है, ये दोनों कट गए। बी के सामने बी यानी कि बी के सामने 1 7% है पशुपालन, और फिर सी के सामने 4 है, मछली, ये हो गया। और फिर आपसे पूछ रहा है कि फसल है वो 3.5, तो सबसे ज्यादा ग्रोथ है वो एक्वाकल्चर के अंदर रही है। ये बहुत प्यारा प्रश्न है। हाँ, ये मैंने तो ऑप्शन में दिया नहीं। याद रखें एक्वाकल्चर की ग्रोथ पिछले 10 सालों में सबसे ज्यादा रही है। कृषि की 4.5 रही है, 4.45। सेकंड नंबर पे पूछे तो पशु है, पहले नंबर पे पूछे तो मछली की ग्रोथ रही है, मछली पहले नंबर पर, सेकंड नंबर पे पशुपालन, और सबसे लास्ट स्थान जो है वो फसल का आता है, ठीक है। भारत में जो मछली और मांस उत्पादन के संदर्भ में ये कथन है, भारत के संदर्भ में आपको बताते हैं मछली और मांस उत्पादन में भारत में सभी कथन यहाँ पर मैं जब भी यहाँ क्लास में करवाता हूँ तो सारे कथन सही लाता हूँ, लेकिन आरपीएससी क्या करेगी? एक दो क्वेश्चन हो सकता है कि इसमें डाटा के लेवल पे गलती करेगी। आरपीएससी की ट्रिक है, मैं वो भी बता देता हूँ। आरपीएससी एक ट्रिक यूज करती है कि डाटा के लेवल पे थोड़ा सा गलती करेगी, तो वहां पर आपको ध्यान रखना कि डाटा के लेवल पे छोटी छोटी गलतियों को पकड़ना, डाटा भी हेरफेर कर देती है, ठीक है। 100 को 200 लिख देगी, 150 लिख देगी, ऐसे।
वॉइस क्या है, बहुत सालों से माइक पुराने पड़ गए, वापस नए लाएंगे और तुम्हारे पेपर के बाद में ये भी खर्चा आ गया, लेके आएंगे अच्छे वाले माइक वापस लेके आएंगे। महंगे आते हैं थोड़े से, पर क्या करें, देने वाले दुकान वाले उधर ठग देते हैं, नकली माल पड़ा देते हैं कई बार। जल्दी जाना तो नीचे डिस्चार्ज जल्दी हो जाता है, लाएंगे। 8% की हिस्सेदारी है, 140% ग्रोथ है और मास उत्पादन में चौथा स्थान है। फोकस ऑलवेज ऑन कीवर्ड, हमेशा कीवर्ड पर फोकस करो, आपका आंसर हमेशा सही रहेगा। ठीक है, आगे आ जाओ। देखो कुल कृषि निर्यात कह रहा है फूड प्रोसेसिंग निर्यात। फूड प्रोसेसिंग निर्यात मतलब जो पैकेज फूड होता है, जो डिब्बों में प्लास्टिक में पैक करके बाहर भेजते हैं उसे फूड प्रोसेसिंग निर्यात बोलते हैं। उसके अंदर हमारा जो कुल कृषि निर्यात है वो खाद्य प्रोसेसिंग खाद्य का हिस्सा बढ़कर 20% हो गया है, जो है कृषि खाद्य निर्यात के अंदर। कृषि के जितने भी खाद्य उत्पादन वाले जितने वस्तुएं जिनको निर्यात करते हैं उनमें 1/20 लगभग 5वां हिस्सा वो जो प्रसंस्कृत फूड होता है जिसको हम पैक करके बेचते हैं, ये कथन सही है। और वित्त वर्ष 2024-25 में कुल प्रसंस्कृत खाद्य निर्यात वो 50 अरब डॉलर अमेरिकी डॉलर रहा है। इसका देश कुल निर्यात का देश के कुल निर्यात का 11% रहा है। देश के टोटल निर्यात की 11% की हिस्सेदारी, और वो भी 50 अरब डॉलर के साथ में, और ये 20% हिस्सा हो गया है खेती के निर्यात के अंदर। खेती के निर्यात में 20%, तो याद रखो, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। आगे आ जाओ, इसमें तीनों कथन मतलब दो है, दोनों कथन सही है। ठीक है, रोजगार की बात करें, उद्योग सेक्टर के अंदर लगभग 13% लोगों को रोजगार देता है। निवेश में कुल औद्योगिक निवेश में इसकी हिस्सेदारी 6% है। पीएम किसान संपदा योजना ये खेत से बाजार तक की सप्लाई चेन के लिए कंपोजिट योजना है, और ये 2016 में संपदा योजना के नाम से शुरू हुई थी और 2017 में इसका नाम पीएम किसान संपदा योजना कर दी गई है। और पीएलआई स्कीम भी खाद्य प्रसंस्करण के लिए लाई गई थी 2021 के अंदर, और पीएम सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्योग औपचारिकता योजना भी 2020 में शुरू हुई थी। तो ये सब कुछ याद करना जरूरी नहीं है। अगर आप कम समय में रिवीजन करना चाहते हो तो जो मेन डाटा मैं बता रहा हूं उसको रख लीजिए, बाकी छोड़ दीजिए। रटना मतलब क्या होता है कि उसको मल्टीपल टाइम पढ़ना होता है। बजट घोषणा 25-26 में शुरू की गई पीएम धन धान्य योजना के तहत, धन धान्य कृषि योजना के तहत राजस्थान में कितने आकांक्षी जिलों को इसके अंतर्गत शामिल किया गया? राजस्थान से कितने आकांक्षी जिलों को, 8 आकांक्षी जिलों को इसमें शामिल किया गया है, जिनके नाम है। कैसे 8 आकांक्षी जिलों को देखोगे, कैसे देखिएगा, जैसे बाड़मेर, जैसलमेर, हम बात करें यहाँ पर बाड़मेर, जैसलमेर, नागौर, जोधपुर, बीकानेर, पाली, थोड़ा इधर ले लेंगे, जालोर, चूरू, ठीक है। देश के 100 आकांक्षी जिलों के अंदर कृषि उत्पादकता वगैरह को बढ़ावा देने के लिए ये स्कीम 2025-24 के अंदर शुरू की गई है। धन धान्य योजना जिस राजस्थान के 8 जिले हैं। माइंड मैप बना लिया करो, याद रख जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, बहुत शानदार वाला। फरवरी 2024 की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार सूक्ष्म सिंचाई यानी कि माइक्रो इरिगेशन के क्रियान्वयन में देश का कौन सा राज्य टॉप रहा है? जिसमें फव्वारा जो बूंद सिंचाई होती है, जो मतलब पर ड्रॉप और ड्रॉप वाली बात है, तो टॉप पे कौन रहा है? राजस्थान इसके अंदर टॉप पे रहा है फरवरी 2024 के अंदर। और बजट 2024 का लक्ष्य, राजस्थान में बजट 2024 के अनुसार कृषि सिंचाई का जो विस्तार है 51% विस्तार करने का लक्ष्य रखा गया है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एवं पोषण मिशन एसएनएम में केंद्र और राज्य सरकार के बीच वित्तीय सहायता का अनुपात है वो कितना है? राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एवं पोषण मिशन के अंदर ये 40% की हिस्सेदारी रही है। और 2007 में ये शुरू हुआ था खाद्य सुरक्षा मिशन, और इसका फोकस है वो धान, गेहूं, दलहन और मोटे अनाज, सेम जैसे पर रहा है। वाणिज्यिक फसलों जिसमें पैसा आता है तो कपास, जूट वगैरह इनके ऊपर रहा है। अगला देखिएगा, बहुत प्यारा प्रश्न है। हाँ जी, धन्यवाद। महेंद्र कह रहा है तारीफ कर रहा है करंट की क्लास की, तो महेंद्र धन्यवाद भाई तुमको भी। वो पीडीएफ टेलीग्राम पे डाली हुई है कैसे सॉल्व थ्योरी की। सेकंड ग्रेड में 10 में से 8 9 उसी क्लास से आ जाएंगे, पीडीएफ पढ़ लेना। करंट अफेयर्स मैंने करवा दिया, मैंने साइकोलॉजी करवा दी, इंडियन इकोनॉमी आज करवा रहा हूं, राजस्थान जी के यूट्यूब पर 12 घंटे पढ़ी है। राष्ट्रीय तिलहन और पाम ऑयल मिशन के तहत किस वर्ष तक 70 मिलियन टन उत्पादन हासिल करने का लक्ष्य रखा गया है? राष्ट्रीय तिलहन और पाम ऑयल का उत्पादन 70 मिलियन टन तक जो है उत्पादन का लक्ष्य है, वो कौन से साल तक रखा गया है? ये 2030 तक 70 मिलियन टन करने का लक्ष्य रखा गया है। दलहन आत्मनिर्भरता का जो मिशन है इसके लिए 2025 के अंदर 1 अक्टूबर को शुरू किया गया था। बजट 25-26 की घोषणा के अनुसार किसान क्रेडिट कार्ड योजना के तहत ऋण सीमा को 3 लाख से बढ़ाकर अब कितना कर दिया गया है? किसान क्रेडिट कार्ड योजना के तहत ऋण सीमा को अब बढ़ाकर के 5 लाख रुपए तक कर दिया गया है। इसकी शुरुआत 1998 में हुई थी और ऋण सीमा का परिवर्तन 25-26 के अंदर हुआ, जहां पर 3 से 5 कर दिया गया। 1998 की एक बहुत शानदार स्कीम थी किसानों के लिए। किसान क्रेडिट कार्ड योजना के तहत यहाँ पर सामान्य जो ब्याज दर है वो 7% वार्षिक है, लेकिन समय पर अगर आप ऋण चुका देते हो तो कितने प्रतिशत की अतिरिक्त छूट, अगर आप टाइम पे चुका देते हो तो आपको 3% की एक्स्ट्रा छूट मिल जाएगी। जो सामान्य ब्याज दर वैसे तो 7 रहेगी, और अगर आप समय पर चुका देते हो तो 3% उसमें से डिडक्ट हो जाएगा। ये आपको छूट मिल जाएगी, इसमें अतिरिक्त छूट सब्सिडी मिल जाएगी, जिससे प्रभावी ब्याज दर 4-7 में से जो है 3 गया, पीछे कितना बचा? सिर्फ 4% ही आपको मतलब आपसे ब्याज वसूला जाएगा 4% की दर से टाइम पे चुकाने पर। 5 लाख रुपए वर्तमान में। किसानों की डिजिटल पहचान यानी फार्मर आईडी बनाने हेतु शुरू की गई एक योजना है डिजिटल पहचान, मतलब किसानों की डिजिटल पहचान होनी चाहिए। किसान का एग्री टैग, किसान रजिस्ट्री जो है वो किस खरीफ सीजन से देश भर में अनिवार्य स्तर पर लागू किया गया है? जो किसानों की जो है खरीफ 2025 से
वैसे तो ये 2021 में शुरू एक पायलट प्रोजेक्ट यानी कि एक शुरुआती चरण के लिए शुरू किया गया और इसे 2025 से पूरे देश में जो है मैंडेटरी कर दिया गया अनिवार्य स्तर पर किसानों की डिजिटल पहचान, मतलब जैसे आधार वगैरह हर नागरिक का अधिकार है वो डिजिटल पहचान है। ऑनलाइन आपके आधार नंबर कहीं भी डालो तो पता चल जाएगा कि अमुक व्यक्ति की पहचान है। ऐसे किसानों की पहचान के लिए इसे 2025 खरीफ सीजन 2025 से अनिवार्य कर दिया गया। अब भविष्य के बाद वाले सेक्टर शुरू होने वाला है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत बागवानी, हॉर्टिकल्चर और कमर्शियल फसलों के लिए किसानों द्वारा भुगतान की जाने वाली प्रीमियम राशि है वो कितनी है? हॉर्टिकल्चर के लिए दी जाने वाली राशि है वो आपका जो है बताओ कितनी है? बहुत अच्छा प्रश्न है। कितने प्रतिशत रही है? ये 5% तक रही है। इसके अंदर जो आंसर हो जाएगा 5%। फसल बीमा योजना वर्ष 2016 के अंदर शुरू हुई थी और इसमें कह रहा है कि बागवानी फसल का कितना है तो 5% है, खरीफ का 2 है, रबी का 1.5% है। अलग-अलग हिस्सेदारी है। वैकल्पिक और जैविक उर्वरकों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से पीएम प्रणाम योजना शुरू की गई। अब इस पीएम प्रणाम योजना का फुल फॉर्म क्या है? तो प्रोग्राम फॉर रिस्टोरेशन अवेयरनेस नरिशमेंट एंड एमेलियोरेशन ऑफ मदर अर्थ 2023-24 में शुरू किया गया था। उद्देश्य है कृषि में रासायनिक जो केमिकल फर्टिलाइजर है उसके उपयोग को कम करके जैविक खाद को बढ़ावा देना। धरती मेरी मां है इस उद्देश्य के साथ में आर्थिक समीक्षा 25-26 के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार भारत में सिंचाई की सघनता इरिगेशन इंटेंसिटी बढ़ कितनी हो गई है? सिंचाई की सघनता का मतलब है सिंचाई के अंदर बढ़ी हुई है। ये सिंचाई बढ़ी दर है वो 156.2% हो गई है वर्तमान स्थिति के अनुसार। पिछले साल में 154.5 थी। टॉप राज्य आपसे पूछे जा सकते हैं तो इसमें पंजाब पहले नंबर पे रहा है, फिर हरियाणा, फिर यूपी, फिर राजस्थान। अच्छा राजस्थान का स्थान है तो फोर्थ है। कीटनाशक और उर्वरक छिड़काव हेतु ड्रोन उपयोग करवाने के उद्देश्य से शुरू की गई नमो ड्रोन दीदी योजना। अब नमो ड्रोन दीदी योजना, लखपति दीदी योजना महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए तो महिलाएं खुद ड्रोन उड़ाएगी और दवाइयों का छिड़काव करें। ऐसा यहाँ पर ये नमो ड्रोन दीदी योजना की शुरुआत कब की गई थी और किसने इसकी शुरुआत की थी? तो इसका ऑप्शन अगर बात है कब की गई थी और कहां से की गई थी? 30 नवंबर 2023 को राजस्थान में 11 मार्च को कोटा से इसकी शुरुआत राजस्थान के अंदर हुई थी। महिलाओं को आधुनिक तकनीकों से समृद्ध बनाने के उद्देश्य से। सेकंड ग्रेड का आज एग्जाम्स के लोगों के है ना, ये गलत किया। मतलब आपको 2 लोगों के 1 लड्डू वापस छीन लिया आरपीएससी ने। हम रेट नहीं बढ़ाएंगे, हमने 5% पद बढ़ा के गलती कर दी, हम 50% बढ़ाएंगे। तो भाई पद 9600 समथिंग कर दिए हैं। एसएसटी के पद है वो 400 से 600 हो गए। हिंदी लिटरेचर सबसे ज्यादा पद है। हिंदी लिटरेचर की कल क्लास हुई थी और एक और क्लास होगी 500 प्रश्नों की राजस्थान में नंबर 1 क्लास। इंग्लिश लिटरेचर की क्लास आज रात होगी। नया पेपर आरपीएससी के ट्रेंड का तो इंग्लिश लिटरेचर वाले विद्यार्थियों को जरूर बताएं। अगले साल साइंस मैथ में 10,000 पदों पर ही भर्ती आती है तो निराश ना होए। अभी भी वैकेंसी आए माइंड मैप का ऐप लेके मस्ती से पढ़े पूरे साल और लास्ट में हम रिवीजन सबसे ज्यादा करेंगे। तो ये योजना 11 मार्च 2024 को कोटा से शुरू हुई है। अभी सब इंस्पेक्टर में पूछा, लैब असिस्टेंट में भी पूछा है। डूंगरपुर प्रथम जैविक जिला है। पहला जैविक जिले की अगर बात करें तो वो आपका डूंगरपुर है। प्रथम जैविक पंचायत है वो कोटली की बामनवास कांगड़ है, याद रखना। और परंपरागत कृषि विकास योजना, इस योजना के तहत राजस्थान सरकार 3 साल में प्रति हेक्टेयर 45 रुपए की वित्तीय सहायता देती है। तो ये योजनाएं जिला और स्थान पंचायत याद रखना। दिसंबर 2000 पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत वर्तमान में केंद्र राज्य सरकार द्वारा वित्तीय राशि यानी 6000 और 3000 केंद्र सरकार देती है 6000 तो प्रतिवर्ष कुल राशि है वो कितनी दी जा रही है? 9000 रुपए। ये प्रतिवर्ष अभी वर्तमान में राशि है वो आपके 9000 रुपए दी जा रही है। ठीक है, 2018 के अंदर से शुरू किया गया था। पीएम किसान मानधन योजना, पीएम किसान मानधन योजना के तहत 18 से 40 वर्ष की आयु के छोटे और सीमांत किसानों को 60 वर्ष की आयु पूरी होने के बाद न्यूनतम कितने रुपए प्रति माह पेंशन देने का प्रावधान है? पीएम किसान मानधन योजना के तहत अगर आप 60 साल के हो जाते हो तो आपको कितनी राशि है वो दी जाएगी इसके अंदर? तो पेंशन के रूप में हर महीने है पीएम मानधन योजना के तहत कितनी राशि दी जाएगी? 3000 रुपए दी जाएगी। क्या है स्कीम? 18 से 40 वर्ष की आयु के छोटे और सीमांत किसान जिनकी मासिक आय 15,000 या उससे भी कम है वे इस स्कीम के पात्र हैं और इसका लाभ है किसानों को 60 साल की उम्र पार करने पर 3000 रुपए प्रति माह सामाजिक सुरक्षा पेंशन स्कीम के तहत मिलता है। उसके लिए आपको पात्र होना पड़ेगा। बाद में जब आप बुजुर्ग अवस्था में आ जाओगे तब आपको पैसा दिया जाएगा। एग्रीकल्चर सेक्टर कंप्लीट होता है जिसमें मैंने बताया कृषि निर्यात किन किन देशों को सबसे ज्यादा करते हैं और